नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि ना सिर्फ भारत के संबंध में बल्कि पूरे विश्व के अलग अलग बहुत सारे जो देश हैं उनके संबंध में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय रहता है। जो टॉपिक है आज का आपका, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, या फिर महिला सशक्तिकरण के नाम से भी आपने इसे कई बार टीवी डिबेट्स में या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में देखा होगा। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण एक्चुअली में है क्या। ये जो शब्द है एम्पावरमेंट, या फिर ये आइडिया जो है वुमेन एम्पावरमेंट का, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1960s में हुई है, जब अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर महिलाओं की राइट्स के संबंध में भी बातचीत हुई थी और उस बारे में भी कोशिश की गई थी अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर। तो उसी टाइम पे 1960 से ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण है उसके बारे में ये जो आइडिया है पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। अब देखिए, ये जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है महिला सशक्तिकरण या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग वुमेन टू हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड टू बी मेक देयर ओन डिसीजन। This can include empowering women to participate fully in the economy and in the political process, as well as empowering them to make decisions about their own health and well-being। कहने का मतलब क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिलाओं को इतनी शक्ति प्रदान करना या फिर उनको इस हद तक एम्पावरमेंट करना कि वो अपनी खुद के डिसीजन खुद ले पाए, चाहे वो बात हो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात की जा रही हो, चाहे वो हेल्थ की बात की जा रही हो, या फिर किसी भी और एस्पेक्ट अगर उनकी जिंदगी का है उसकी हम बात कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अलग अलग तरह के व्यूज आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप 21st सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पर काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं महिलाओं को उनके राइट्स देने की। और 19th सेंचुरी को तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो 19th सेंचुरी थी वो वुमेन्स की ही सेंचुरी थी। उस टाइम पे अलग अलग देशों में जो है विश्व के महिलाओं के सशक्तिकरण, उनको पावर देने के लिए, उनको राइट्स प्रदान करने के लिए काफ़ी सारे मूवमेंट्स जो वो चलाए गए थे। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत के कंटेक्स्ट में और भारत की सोसाइटी को अगर मैं देखूं, बाहर किस तरह से क्या डेवलपमेंट हुई है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए भारत के अंदर किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी में जो बढ़ावा हुआ है या फिर उनको राइट्स मिली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जानते होंगे इतिहास को तो आप ये समझ पाते होंगे कि भारत के इतिहास में जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, वो सबसे पुरानी सभ्यता भी भारत के अंदर देखने को मिली है। तो ये जो कल्चर है, ये जो सभ्यताएं हैं, इनकी शुरुआत से अगर हम बात करें और आज तक, मतलब कि 2023 तक क्या क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए हैं, क्या सोसाइटी इसी तरह से हमेशा से रही है या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव आए हैं। और अगर बदलाव आए हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ वुमेन्स को लेकर, तो अगर बदलाव आए हैं वुमेन्स की कंडीशन में तो वो क्या पॉजिटिव बदलाव हैं, सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं या फिर नकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहले हम प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे कि वुमेन्स का प्रेजेंट कंडीशन क्या है भारत के अंदर। तो देखिए, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर दो तरह के सिनेरियो आपको नजर आ रहे होंगे और ये दोनों 21st सेंचुरी के ही सिनेरियो हैं और भारत के ही सिनेरियो हैं। तो यहाँ पर जो ये सिनेरियो दिख रहे हैं दो पिक्चर्स के अंदर, इसमें एक तरफ तो जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है रूरल इंडिया को, जो कि आपको गांव में नजर आएगा, और एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन इंडिया को, अर्बन इंडिया जो शहरी आपका भारत है। तो देखिए, वुमेन्स की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता या फिर आपको कहीं पर भी इस तरह से आप परफेक्टली स्टेटमेंट सही नहीं होगी कि वुमेन्स को हर तरह की राइट्स मिली हुई है और वुमेन्स क्या है, बिल्कुल इक्वली हमारे देश में उनका महत्व जो है देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो आपका देश का, उसकी अगर मैं बात करूं। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि जो वुमेन्स है वो कंप्लीटली अपनी राइट्स से उनको नहीं मिली है, उनको राइट्स भी मिली है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस पिक्चर की, तो यहाँ पर जितने भी आपको महिलाएं नजर आ रही होगी, ये हमारे देश की वो महिलाएं हैं जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है। तो ऑब्वियसली इनको राइट्स तो मिली होंगी, चाहे वो पॉलिटिकल राइट है, चाहे इकोनॉमिकल राइट है, चाहे कुछ किसी भी तरह की और दूसरी राइट्स हैं। तो राइट्स तो इनको मिली होगी, तभी ये इस प्लेटफॉर्म तक यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर बात करें इस साइड की, ये जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर एक फीमेल है कई बच्चों के साथ,
तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो जिंदगी है रूरल इंडिया के अंदर, मतलब गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी का मेन मकसद जो माना जाता है सिर्फ उनका घर का जो काम है सिर्फ वही करना, और उसके अलावा बच्चे पालना, यही जो महिलाएं हैं उनका मेन जो जीने का मकसद है वो माना जाता है। तो इनको वैसे भी किसी तरह की कोई राइट्स ना तो अवेलेबल है, ना ही इनको अपनी राइट्स के बारे में पता है कि कौन कौन सी राइट्स इनके पास अवेलेबल है। तो अगर भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो उसके अंदर दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको नजर आएंगे। एक तरफ आपको नजर आएगा जहां पर महिलाएं हैं, जो शहर के अंदर महिलाएं हैं, जिनके पास अच्छे खासे राइट्स आप अवेलेबल है, इवन उनके पास एक्स्ट्रा ही राइट्स है। एक्स्ट्रा राइट्स का मतलब क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट एक काफी पुराना टॉपिक है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक नया टॉपिक आपको रिसेंट नजर आएगा, वो है फेमिनिज्म का, जिसके अंदर बात की जाती है कि महिलाओं को राइट्स, तो अगर महिलाओं को प्रॉपर राइट्स दे दी जाए तो वो तो ठीक है कि उनको जो आदमी हैं या फिर मेंस हैं उनके इक्वली उनको राइट प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो राइट्स होती हैं इनका मिसयूज भी किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स या फिर केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर एक मैन जो होता है वो इनोसेंट होता है, लेकिन जो फीमेल है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इस तरह की विचारधारा है कि महिलाओं को उसके राइट्स नहीं मिलते या फिर उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो जो कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें जो मैन होता है इनोसेंट होता है, फिर भी उसको क्या है, जो गिल्टी है वो माना जाता है सोसाइटी की नजरों में, क्योंकि उनको लगता है कि महिला कभी कुछ गलत कर नहीं सकती। तो खैर पॉइंट यहाँ पर ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो जरूरी है, महिला सशक्तिकरण जरूरी है। तो इन सभी जो महिलाएं हैं इनको इनके राइट्स मिले हैं, तभी ये इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची हैं, तभी यहाँ तक आई हैं। और हमारे देश की कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं मिले हैं और उनको अपने राइट्स के बारे में पता भी नहीं है। तो जो सोसाइटी है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक तरफ वो महिलाएं जो शहरों में रह रही हैं, जिनके पास अच्छे खासे राइट्स है, सब कुछ उनको मिल रहा है, और एक तरफ वो महिलाएं जिनके पास जो गांव के क्षेत्र में है या फिर कुछ ऐसे एरिया में है जहां पर उनको राइट्स के बारे में नहीं पता, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत के अंदर जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत के अंदर सभी महिलाओं को प्रॉपर उनके अधिकार जो है वो मिल रहे हैं। तो दो पार्ट्स में आपकी सोसाइटी डिवाइडेड है। अब ये बात रही 21st सेंचुरी की या फिर 2023 की। अब अगर हम देखें तो हम कहते भी हैं कई बार अपने स्टेटमेंट्स में, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी जिक्र करते हैं कि भारत जो असली भारत है वो आपका शहरों में नहीं बसता है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वुमेन्स की वो आप कहाँ देखने को मिलेगी? गाँव में देखने को मिलेगी। और गांव में जो महिलाओं के राइट्स हैं उनको अवेलेबल नहीं है। ये सेम उसी तरह से मुद्दा है जिस तरह से आपका रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, काफी कंट्रोवर्शियल वो आपका टॉपिक रहता है कि रिजर्वेशन जो है वो उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हो चुके हैं, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि हर कास्ट के अंदर ऐसे लोग हो जो गरीब हो। लेकिन खैर ये सरकार को देखना होगा इस विषय में कि वो किस तरह से जो सिस्टम है इसको थोड़ा और एक्यूरेट बना सकते हैं। सेम उसी तरह से जो वो रिजर्वेशन का मुद्दा है, सेम उसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है कि किस तरह से सरकार ऐसी कोशिश करे कि जो ये गांव में रह रही वुमेन्स है इनको जो राइट्स मिलने चाहिए वो इनको प्रोवाइड किए जाए, और जो शहर की वुमेन्स है उनके पास तो ऑलरेडी ये राइट्स है ही है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अब देखिए 2023 के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो गांव में महिलाएं रह रही है इनकी एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो हम लास्ट में अपने लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको जो है एम्पावर किया जा सकता है। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर पुराने समय से क्या इसी तरह की जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड थी दो पार्ट्स के अंदर, जहां पे एक तरफ अधिकार मिल रहे थे एक तरफ नहीं मिल रहे थे। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम एंशिएंट टाइम से। हम बात करेंगे वैदिक पीरियड से, हम बात करेंगे उस समय से जिस टाइम पे ये सभ्यता जो थी आपकी वो बढ़ रही थी या फिर सभ्यता जो थी आपकी फैल रही थी भारत के अंदर। तो देखिए वैदिक पीरियड से अगर बात करें तो वैदिक पीरियड में जो महिलाएं होती थी उनको जनानी के नाम से, जननी के नाम से या फिर जनानी, आप दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, उसके नाम से महिलाओं को बुलाया जाता था। अब अगर आप ये शब्द देखेंगे जननी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कोई ऐसा पर्सन जो क्या है किसी को जन्म देता है, जिसके जन्म में महिलाओं का संबंध है, किसी को जन्म देने के संबंध में है, मतलब लाइफ क्रिएट करने के बारे में है। आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लेके जाइएगा कि सिर्फ जननी नहीं है, बट पॉइंट यहां पर यह है कि वो किसी के जन्म में मदद करती है या फिर किसी के जन्म का जो वजह है वो एक महिला है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मानी जाती थी वैदिक कल्चर के अंदर। उसके बाद हिंदू स्क्रिप्ट जो हैं उनके अंदर अगर वुमेन्स को देखेंगे, महिलाओं को देखेंगे, तो उनको देवी के नाम से भी बुलाया जाता है। देवी मतलब भगवान। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो वैदिक
पीरियड था उस टाइम पर जो महिलाएं थी उनका जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उनको जो इंसान आदमी थे, मेंस थे, उनके इक्वल माना जाता था और उनको देवी का स्टेटस दिया गया था, जननी का स्टेटस दिया गया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। मतलब सोसाइटी बिल्कुल बैलेंस थी। तो अब समझने वाली चीज ये है कि जिस टाइम पे सोसाइटी की शुरुआत हुई है उस टाइम पे अगर महिलाएं बिल्कुल बराबर रखी गई थी पुरुषों के, क्योंकि वो बिल्कुल शुरुआत थी, हम उसी को बेस मान के चलेंगे। तो अगर किसी भी चीज को अगर आप मानना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो धर्म के अंदर कोई भी रिलीजन ऐसा है, जितने भी अगर बात करें बहुत सारे रिलीजन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये जितने भी रिलीजन है इनका जो प्रचार प्रसार हुआ वो बाद में हिंदू धर्म से ही बाद में अलग होकर हुआ है। इसका मतलब हिंदू धर्म के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कुरीतियां होंगी जिनकी वजह से ही ये दो धर्म है अलग हुए हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी धर्म को मानना चाहें या फिर किसी भी चीज को मानना शुरू करना चाहें, भगवान में विश्वास करना या फिर किसी भी तरह की और सोच हो, तो आपको उसके बेस पर जाना पड़ेगा, आपको उसकी शुरुआत में जाना पड़ेगा। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत को देखा जाए तो शुरुआत होती है वैदिक कल्चर से, और उस कल्चर में जो महिलाएं थी वो पुरुषों के बिल्कुल बराबर थी। तो इसका मतलब यह है कि हमने जब शुरुआत हुई है, इस सभ्यता की शुरुआत हुई है, सोसाइटी की शुरुआत हुई है, उस टाइम पर दोनों बराबर रखे गए थे। तो इसका मतलब आज भी 2023 में भी वो बराबर ही होने चाहिए थे, क्योंकि शुरुआत उनकी ऐसी है। मतलब कि अब बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बीच में महिलाओं की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी नीचे स्तर पर गिरी है। तो वैदिक कल्चर में तो हम समझ गए कि वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मतलब बिल्कुल वो जो आदमी थे, जो मर्द थे, उनके बराबर उनके माना जाता था महिलाओं को। आगे अगर बात करें तो ये कुछ वुमेन्स के एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं वैदिक लिटरेचर के अंदर या फिर वैदिक कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करें गार्गी के बारे में, मैत्री के बारे में, सीता माता के बारे में, द्रौपदी के बारे में, अलापा के बारे में, ये कुछ आपकी फिलोसफर्स हैं जो जिनका जिक्र जो है हमें ऋग्वेदा में भी देखने को मिलता है। जैसे अलापा हो गया, इनका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इन सबको आप जानते होंगे। सो ये कुछ ऐसी वुमेन्स हैं जो हमारे वैदिक लिटरेचर में वैदिक पीरियड के टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। अब इनका अगर जिक्र उस टाइम से देखने को मिल रहा है, मतलब ये सोसाइटी के अंदर कुछ अहमियत रखती होंगी, और अहमियत रखती है इसका मतलब यही है जो हमने अभी स्टेटमेंट देखी थी कि वैदिक कल्चर के अंदर महिलाएं बिल्कुल जो आपके आदमी थे उनके स्तर पर थी, उनके बराबर थी। और ये जो है दिस वुमेन्स आर कम्पिटेटिव विद द मैन इन मैनी फील्ड, ऑल्सो रिसीव्ड एंजॉयड देयर राइट्स एंड इक्वालिटी। समानता और इक्वालिटी, जो आपकी राइट्स थी, समानता की, वो सारी इनको प्रॉपरली मिली हुई थी, जिस तरह से आपकी जो आदमी थे उनको मिली थी। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, दे पोजेस्ड ग्रेट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। बात करें वेल्थ के बारे में या फिर प्रॉपर्टी के बारे में, तो जिस तरह से इक्वल राइट्स आपके मर्दों को मिले थे या फिर आपके मेंस को मिले थे, सेम उसी तरह से इन महिलाओं को देखने को मिलते हैं। Along with that, they even had a very strong say in what came to their guiding their offspring. कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी के अंदर जो महिलाएं हैं उनका, अगर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो हम अर्बन के अंदर या फिर शहरों के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको अलग रखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत के बारे में या फिर उन वुमेन्स के बारे में जिनके पास राइट नहीं है। तो ये जो वुमेन्स है जो गाँव में रहती है या फिर जिनके पास राइट्स नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनकी घर के किसी भी मामले में, पहली बात तो वो सिर्फ एक एज अ घर को चलाने वाली, जो खाना बनाने वाली, उस तरह से ट्रीट किया जाता है। सेकंड चीज क्या है कि वो वुमेन्स की किसी भी तरह की कोई राय या फिर उनकी कोई सलाह जो है उस घर के जितने भी डिसीजन होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये चीज वैदिक वैदिक कल्चर के टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का कर्म कांड जो भी हुआ करते थे वैदिक कल्चर में, उन सभी में इन महिलाओं की जो सलाह थी या फिर राय थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह से एक आदमी की जो राय थी वो इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो आपका वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद आपका लेटर वैदिक पीरियड आना आपका स्टार्ट हुआ। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कुछ इस तरह के बदलाव हुए कि जो वुमेन्स थी उनकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे करके नीचे जानी शुरू हो गई। अब जितनी वजहें हैं उनमें से एक वजह ये भी मानी जाती है, और शायद ये सच भी हो सकता है, कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्योंकि जो
बाहर से लोग आ रहे थे, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर था वो वैदिक कल्चर के अंदर इंडिया के लोग थे, भारत में रह रहे थे और वो सब चीजें ग्रो कर रही थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बहुत सारे बाहर से जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया के अंदर आते हैं, और शायद ये वजह थी जिसकी वजह से जो इंडिया के अंदर वुमेन्स की कंडीशन वैदिक पीरियड में अच्छी थी वो धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट होती है। अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हो जाता है कि जो वुमेन्स है उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, इक्वालिटी होती है, वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती हैं। जो वुमेन्स की पोजीशन है वो डाउनग्रेड होना शुरू होती है, नीचे की तरफ जाना शुरू होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ये इरा था, लेटर वैदिक पीरियड का जो इरा था, ये वो वाला टाइम पीरियड था जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम आपकी जो वुमेन्स थी वो अब क्या है, अपने जिस चरम पर पहले वो थी इक्वालिटी के मामले में, समानता के मामले में, वहां से बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अब अगर आप देखेंगे तो जो वैदिक पीरियड था उसमें तो ऋग वेद आपका जो लिखा गया था, जो वेदास लिखे गए थे उसमें ऋग वेद जो लिखा गया था उसके अंदर वुमेन्स के बारे में काफी ज्यादा जिक्र था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ये जो वुमेन्स है इनका लिटरेचर के अंदर, इवन सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का कोई खास बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता, क्योंकि वो क्या है, उनकी जो राइट्स हैं वो सब कुछ आपकी डिग्रेड होनी शुरू हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अब यहाँ पर जो लेटर वैदिक पीरियड है उस टाइम पर कई तरह की जो चीजें हैं, लेटर वैदिक पीरियड के बाद अगर हम और आगे आए तो उस टाइम के लेटर वैदिक पीरियड के बाद और कई तरह की चीजें सोसाइटी में जिनको हम सोशल इविल्स कहेंगे, वो सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो आनी शुरू हो गई थी, पर्टिकुलरली वुमेन्स को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ये जो पर्दा सिस्टम था जिसमें महिलाएं अपने पूरे शरीर को ढक के रखती हैं, वो जो पर्दा सिस्टम था वो सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें सती जैसा, जौहर हो गया, सती हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, एजुकेशन की बात होगी, इन सभी में वुमेन्स की कंडीशन धीरे धीरे करके और ज्यादा गिरनी शुरू हो गई। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये होता है पर्दा सिस्टम जिसमें महिलाएं ढक के रखती हैं। अब ये पर्दा सिस्टम ये सोसाइटी का है, इसमें कोई रिलीजन बेस नहीं है। अगर आप हिंदू देखेंगे तो हिंदुओं में भी ये पर्दा सिस्टम है, अगर आप मुस्लिम देखेंगे तो उनमें भी ये पर्दा सिस्टम है। उस टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो ये पर्दा सिस्टम सोसाइटी के अंदर था, और ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर नहीं, बल्कि सोसाइटी जो पूरा था हमारे, चाहे वो किसी भी धर्म की महिलाएं, उन सभी में ये देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया, पर्दा सिस्टम के अलावा जो एजुकेशन, जो कि वैदिक पीरियड के अंदर महिलाओं को बराबर की दी जाती थी, उनको भी पढ़ाया जाता था, उनका बराबर का स्टेटस था, वो सारा गिर जाता है। विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, जौहर इस तरह से होता है। जौहर प्रथा जो थी वो राजपूत जो थे इंडिया के, उनके बीच में काफी फेमस थी। जौहर में एक्चुअली क्या होता है कि जब आपकी ये युद्ध पे जब राजपूत जाया करते थे, और अगर जो महिलाएं हैं या फिर उस एरिया की जो महिलाएं हैं, तो उनको अगर पता लगे कि जो उनके पति है या फिर उनकी सेना जो है हार रही है, तो उस केस में ये महिलाएं क्या है, अपने आप का जौहर कर लेती थी, मतलब अपने आप को आग के अंदर जला लेती थी इकट्ठी होकर। ठीक है, इसको जौहर बोला जाता था, ये राजपूत के अंदर प्रोमिनेंट था। बात करें सती की, तो सती का मतलब क्या है, ये ऐसा माना जाता था कि अगर किसी का पति जो है, किसी महिला का पति जो है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला के जीने का भी कोई अस्तित्व नहीं है, उसे भी उस जो पति है उसके साथ जो उसकी जिस पे शव होता है उसी के साथ उसको जला दिया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि इसी के थ्रू जो महिला है वो स्वर्ग तक पहुंच सकती है। खैर ये मान्यता है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि किसी चीज को अगर मानना ही है तो उसको स्टार्टिंग से मानना, उसको बीच से मान के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मैं धर्मों की भी बात करूं तो ये जो आपका धर्म है उसकी धर्म की शुरुआत जो है वो सनातन धर्म है। ठीक है, हिंदुइज्म धर्म बाद में आपका जो नाम था देखने को मिलता है आपको, हिंदू, हिंदुस्तान, इस तरह से, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म जो है वो कभी भी, वो सनातन धर्म के जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों में, और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग के वेद है जब धर्म की शुरुआत हुई, जीने का तरीका सिखाया गया, तो उन वेदों के अंदर कहीं पर भी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार या फिर इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनका जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर मानना ही है तो स्टार्टिंग से मानना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इन मान्यताओं को मानने का। उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस की बात करें, क्योंकि महिलाओं को सोसाइटी के अंदर उनका बर्थ जो है सही नहीं माना जाता था, उनको एक बर्डन की तरह माना जाता था, इसलिए जैसे ही कोई लड़की पैदा होती थी उसकी बचपन में ही उसकी शादी करवा दी जाती थी, और जब तक उनकी प्यूबर्टी की एज है तब तक उनको माँ बाप के अपने घर रखा जाता था, उसके बाद उनको जो है अपने ससुराल भेज दिया जाता था। तो ये जो चीजें हैं, विडो रीमैरिज की अगर बात करें, विडो रीमैरिज का कंसेप्ट ये है
कि जब किसी महिला का पति जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो ऐसा माना जाता था कि जो मृत्यु हुई है उस पति की, ये वजह ही उसकी महिला है, कि उसकी महिला क्योंकि वो एक बैड लक लेके आई है, उसकी वजह से जो पति है उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो किसी और से शादी करेगी तो वो पति भी मर जाएगा, इसलिए उसको विडो जो है उसकी दोबारा से शादी जो है विधवा की वो भी करना अलाउड नहीं था। ये सब चीजें थी जो कि सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। अब एक और चीज बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब बदलाव क्या देखने को मिल रहा है कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे मतलब कि इंग्लैंड से जो आए थे, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज कर रहे थे, उनकी जो सोसाइटी थी कंपैरेटिवली वो इंडिया की सोसाइटी के कंपैरेटिवली डेवलप्ड थी। मॉडर्न आइडियाज थे, मॉडर्न टेक्निक्स थी, मॉडर्न थॉट्स थे, वो कंपैरेटिवली डेवलप्ड थी। तो जब वो यहाँ पर आए तो अब हम डेवलप्ड क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये चीज मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा कि डेवलपमेंट क्यों शब्द यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब वो इंडिया के अंदर आए तो उस टाइम पे इंडिया की सोसाइटी बैकवर्ड थी, काफी पुरानी थी। अब पुरानी थी का मतलब क्या है कि वो सब चीजें विडो रीमैरिज और सती प्रथा जोहर ये सब देखने को मिलता है, तो ब्रिटिशर्स ने उसको बदलाव करने की कोशिश की। खैर, ब्रिटिशर्स के अलावा भारत के भी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे, ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी। एग्जाम्पल के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी ने ये जो सामाजिक कुरीतियां थी उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया। जैसे सती प्रथा हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, एजुकेशन की अगर बात करें, शिक्षा महिलाओं को देने की बात हो गया, तो उन सभी को दोबारा से कि जो शिक्षा है महिलाओं को वो भी मिलनी चाहिए, समानता का उनको अधिकार मिलना चाहिए, इन सब की बात करना शुरू कर दी। इसी में आप एक एग्जांपल देखते हैं तो अगर बात करूं मैं ईस्ट इंडिया के टाइम पे, तो बेगम हजरत महल, उदा देवी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारी क्या है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं जिनका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है उस टाइम पीरियड में कि हाँ शायद महिलाओं को दोबारा से जो राइट्स है, समानता के अधिकार है, वो थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो गए थे क्योंकि सोसाइटी में कुछ लोगों ने कोशिश की थी। अब देखिए एक चीज समझने वाली ये भी है कि यहाँ पर जब भी हम कभी देखते हैं हिस्ट्री के अंदर जो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम आपको मेल्स ही नजर आएंगे, जो आदमी है वही नजर आएंगे, फीमेल्स आपको कम नजर आएंगी। खैर, आगे अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, अब आजादी के बाद महिलाओं का किस तरह से क्या हालात देखने को मिलते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आप सब लोग जानते होंगे कि भारत की सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था वुमेन्स की एम्पावरमेंट को लेकर। और डिवाइडेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज जो है 21st सेंचुरी में बड़ी कमाल की चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि जो डिवाइडेशन है, जो बंटवारा हो रहा है, वो सिर्फ धर्म के बेसिस पे नहीं हो रहा है। 21st सेंचुरी के अंदर जो बदलाव है या फिर बंटवारा है, लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वो सिर्फ धर्म के बेसिस पे नहीं है। यहाँ पर बदलाव जो है या फिर टकराव जो है वो धर्म के बेस पर, जाति के बेस पर उस पर है, और उसके अलावा अगर देखें ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर भी है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाले जो हैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर बात चलती है कि धर्म की अगर बात करें, हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़ रहे हैं, सिख हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो रिलीजन वाली बात है ये तो फिर भी बहुत पुरानी बात है। हम इसको मान के चलते हैं कि चलो ये भारत के इतिहास में बहुत पुरानी चीज है, हम इसको लेके चलते हैं कि ये जो डिफरेंसेस है बहुत पहले से हैं। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे 21st सेंचुरी में क्या खास चीज हो रही है, उसमें ये हो रहा है कि यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है वो कास्ट के बेसिस पर भी है, और कास्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इवन अपर कास्ट के अंदर भी भेदभाव है। जो अपर कास्ट, हम सो कॉल्ड अपर कास्ट है आपकी, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, राजपूत, ये सब, तो उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं। लोअर कास्ट के बीच में भी डिफरेंसेस हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर डिफरेंसेस है, स्टेट के बीच में डिफरेंसेस है, डिस्ट्रिक्ट के बीच में लेकर डिफरेंसेस है। तो ये जो जेंडर के डिफरेंसेस है ये तो बहुत ही प्रोमिनेंट पुराने हैं। रिलीजन और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो बहुत पुराना है। तो इंडिया के अंदर ये एक बहुत कमाल की चीज जो 21st सेंचुरी में हमें देखने को मिल रही है। लोग इकट्ठे होते हैं, जब भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनका देश एक होता है, लेकिन जब भारत के अंदर आते हैं तो उनके स्टेट्स होते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनका रिलीजन होता है, उनकी कास्ट होती है। तो खैर पॉइंट ये है 21st सेंचुरी सब कुछ जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और इसी के अंदर अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी सेम केस देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बहुत सारी वुमेन्स है जो अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि वही महिलाओं ने जब आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले देश की आज़ादी के जो मूवमेंट चला था उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजन डाले गए, फंडामेंटल राइट्स डाली गई,
और ये सब बड़े बड़ी जो चीजें हैं देखने को मिलती हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करते हैं, ये सब चीजें देखने को मिली। तो वुमेन्स की जो स्ट्रगल है वो भी रुक गई। इवन वुमेन्स की बात करें, उसके अलावा और भी बहुत सारी सोसाइटी के सेक्शंस है जिन्होंने स्ट्रगल रोक दी। पहले जो बात कर रहे थे अपनी इक्वालिटी के बारे में, उन्होंने रोक दिया। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट मेंशन की गई, उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका जो है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर मेंशन किया गया, अभी भी आपको न्यूज में देखने को मिलता है। तो इससे उम्मीद की गई, महिलाओं को भी ये उम्मीद थी और सोसाइटी के अदर सेक्शंस को भी उम्मीद थी कि हमें जो है इक्वालिटी और वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। खैर, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं को नहीं मिली हैं। आप देख के देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डीपीएसपी के अंदर लिखा गया है, आर्टिकल 44 है। कितने साल, अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी देश की, लेकिन अभी तक वो यूसीसी जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे वादे या फिर बहुत सारे जो चीजें जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर सरकारों के द्वारा टाइम टू टाइम वादा किया जाता है, लेकिन वो चीजें डिलीवर नहीं हो रही हैं। ये आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस अभी तक आपको देखने को मिल रहा है। अब नई चीजें क्या है, दहेज जो हो गया, डॉरी जो हो गया, वो आपका एक मेन मुद्दा नजर आता है वुमेन्स में। अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र अगर हम करें तो देखिए, इंडिया के अंदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो वुमेन्स की है, 50% से कम पॉपुलेशन ऐसी है जो इंडिया की वर्क फोर्स में जिनकी भागीदारी है। और अगर मेल्स की बात करें तो वहां पर उनकी 80 to 90% पॉपुलेशन जो मेल्स की है वो वर्क फोर्स में उनकी भागीदारी है। तो 50 से भी कम का जो रेशो है वो तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती है भारत की, जो वुमेन्स काम ही नहीं करती, मतलब जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बाय चॉइस काम नहीं करती, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है भारत के अंदर। अब देखिए, जब मैंने प्रीवियसली बात किया था तो मैंने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी जो सोसाइटी थी वो डेवलप्ड थी इंडिया के कंपैरिजन में। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि जो आइडियाज जिनको हम डेवलप्ड कहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड आइडियाज हैं या फिर ये मॉडर्न आइडियाज हैं। बट अगर एक चीज आप नोटिस करें तो हमने लेक्चर की शुरुआत में जब बात की थी, हमने कहा था कि ये वो आइडियाज हैं जो कि वैदिक कल्चर से आपके स्टार्ट हुए हैं, उस टाइम से डेवलप हुए हैं। तो डेवलपमेंट शब्द एक काफी कंट्रोवर्शियल शब्द होगा यहाँ पर, क्योंकि ये आइडियाज तो बहुत पुराने हैं। वो बात अलग है कि हमने बीच में इन्हें छोड़ दिया था और दोबारा से इनको जो अब अपनाना शुरू किया है। अब सोसाइटी के अंदर देखें तो चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं वुमेन्स को। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन है। जो मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, वर्क प्लेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। महिलाओं को क्या है, जॉब पे नहीं रखा जाता, क्योंकि कई तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि जो महिलाएं होती हैं, अगर वो मैरिड हैं और उसके बाद उनका जो प्रेग्नेंट है, तो उनको क्या है, काफी टाइम की जो लीव है वो देनी रिक्वायर्ड हो जाती है किसी भी कंपनी को, तो वहां पर वो देना नहीं चाहते। उसके बाद वर्क की बात करें तो ऐसा एक एजम्पशन है कि जो महिलाएं हैं वो उतना काम नहीं कर पाती हैं जितना मेल्स कर पाते हैं, तो जो सैलरी है वो भी कम दी जाती है वुमेन्स को। ये सब आपकी एक सोच है, बट इसमें कोई भी रियलिटी है इस बात की इसका कोई इंपॉर्टेंट बेस नहीं नजर आएगा आपको, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बर्थ टाइम से ही जो महिलाएं हैं उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, तो उस वजह से एजुकेशन भी नहीं मिलती है। पहले तो बर्थ पे ही जो लड़कियां हैं उनको मार दिया जाता है, और आगे अगर बात करें जो साक्षरता है या फिर जो शिक्षा है, उस मामले में भी उनको ज्यादा शिक्षा देना जो है उस पर फोकस नहीं किया जाता। हमारे भारत की बात करें हम, उससे आगे अगर बात करें तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स रिपोर्ट इन 2021 देयर वर 4,28,278 जो केसेस है वो रिपोर्ट किए गए जिसमें वायलेंस था अगेंस्ट द वुमेन्स। दिस इंक्लूड द इंसिडेंट ऑफ द फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट एज वेल एज डोरी रिलेटेड वायलेंस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इंडियन सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या बात करनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, वुमेन्स तब तक एम्पावर्ड नहीं हो सकती जब तक खुद वुमेन्स जो है अपने लिए आवाज नहीं उठाती हैं। जितना हमने लेक्चर पढ़ा उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो मेल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने काफी कोशिश की है वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन वो एम्पावरमेंट तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक वुमेन्स खुद अपनी राइट्स के लिए खड़ी नहीं होती हैं। और सेकंड चीज क्या है, हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अब सरकार ने तो बहुत सारी पॉलिसीज चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कई सारी पॉलिसीज है, लेकिन उसका जो
रिजल्ट है वो एकदम साफ हमें या फिर बहुत अच्छा कोई रिजल्ट नजर नहीं आता, तो करना क्या होगा कि जो गांव है या फिर वो वुमेन्स या फिर वो महिलाएं जिनके पास राइट्स नहीं है, हमें उन्हें राइट प्रोवाइड करनी है, ना कि सिर्फ हमें फोकस करना है शहरी क्षेत्रों में या फिर अर्बन एरियाज में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम गांव में जाएं और वहां तक महिलाओं को सशक्तिकरण करें, बजाय इसके कि हम शहर में जो महिलाएं हैं उन्हीं की एम्पावरमेंट पे और फोकस करते रहें। सो ये कुछ चीजें हैं जो सरकार कर सकती है या फिर इंडिविजुअली भी जो वर्क है किया जा सकता है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर थी। आगे अगर बात करें टीओ और एटीओ के लिए हमारा जो कोर्स है 2999 का एक कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीजें होंगी, और इसमें हरियाणा जीके भी आपकी इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज भी आपकी 2999 के अंदर होगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा अगर आप चाहें तो हमारा कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं जो कि 7999 में है। इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज होगी, प्रीमियम लेक्चर्स होंगे, अकाउंट्स होगा, और साथ में जो आपका स्टडी मटेरियल होगा, बुक्स जो होंगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से आपको जो कॉपी होगी वो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहित राठी जी की कॉपी है, ये ऑलरेडी AETO लगे हुए हैं। इस तरह से आपकी कॉपी आएगी, फिर वो चेकिंग की जाएगी, रिमार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको किसी भी और तरह का डाउट है हमारे कोर्सेज को लेकर या फिर इस लेक्चर को लेकर या फिर किसी भी तरह का और टीओ एटीओ को लेकर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है HPSC TO 2023 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।